प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रायः बृहत्तर भारत की धरती को जम्बूद्वीप नाम से अभिहित किया गया है। वस्तुतः जम्बूद्वीप का अधिकांश भाग वर्तमान एशिया माना जाता है। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड शास्त्र में द्वीप का अर्थ वर्तमान समय के द्वीप या महाद्वीप कॉन्टिनेंट जैसा है। इस समय बचे हुए प्रमाणों के आधार पर ऐसा लगता है कि सबसे पहले सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अपने राज्य क्षेत्र को जम्बूद्वीप कहा है। पश्चातवर्ती ग्रंथों में यही शब्दावली देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए 10वीं शताब्दी के एक कन्नड़ शिलालेख में भी भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। सनातनी ऐतिहासिक भूगोल के वर्णन के अनुसार जम्बूद्वीप सप्तमहाद्वीपों में से एक है। यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित माना गया है। इसके 9 खंड हैं, जिनके नाम ये हैं: इलावृत, भद्रास्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रमैक, कुरु और हिरण्यमय। इसका नामकरण जम्बू जामुन नामक वृक्ष के आधार पर हुआ है। इस जम्बू वृक्ष के रसीले फल जिस नदी में गिरते हैं वह मधुवाहिनी जम्बूंदी कहलाती है। यहीं से जाम्बूनद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस जल और फल के सेवन से रोग शोक तथा वृद्धावस्था आदि का प्रभाव नहीं होता। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 7 में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, नीलगिरी के दक्षिण और निषद के उत्तर सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है जो सदा स्थिर रहने वाला है। वह समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला, पवित्र तथा सिद्धों और चरणों का आश्रय है। उसी के नाम पर यह सनातन प्रदेश जम्बूद्वीप के नाम से विख्यात है। भरतश्रेष्ठ मनुजेश्वर, उस वृक्षराज की ऊंचाई 1100 योजन है। वह ऊंचाई स्वर्गलोक को स्पर्श करती हुई सी प्रतीत होती है। उसके फलों में जब रस आ जाता है, अर्थात जब वे पक जाते हैं, तब अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। उन फलों की लंबाई 2500 अरत्नी मानी गई है। राजन, वे फल इस पृथ्वी पर गिरते समय भारी धमाके की आवाज करते हैं और उस भूतल पर रजत सदृश रस बहाया करते हैं। जनेश्वर, उस जम्बू के फलों का रस नदी के रूप में परिणत होकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तर कुरुवर्ष में पहुंच जाता है। राजन, फलों के उस रस का पान कर लेने पर वहां के निवासियों के मन में पूर्ण शांति और प्रसन्नता रहती है। उन्हें पिपासा अथवा वृद्धावस्था कभी नहीं सताती है। उस जम्बू नदी से जाम्बूनद नामक सुवर्ण प्रकट होता है जो देवताओं का आभूषण है। वह इंद्रगोप के समान लाल और अत्यंत चमकीला होता है। वहां के लोग प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान होते हैं। जैसा कि संजय ने जम्बूद्वीप के बारे में कितना विचित्र वर्णन किया है, यहाँ संजय ने निश्चित स्थान पर सुदर्शन नामक विशाल जामुन के वृक्ष की बात बताई। संजय यहाँ वृक्ष की बात नहीं कर रहे क्योंकि कोई भी वृक्ष की ऊंचाई इतनी अधिक नहीं होती और वृक्ष के फल गिरने से धमाके की आवाज नहीं हो सकती। यदि धमाके की आवाज होती भी है तो भी जामुन के फलों से रजत चांदी समान रस भी प्रवाहित नहीं होगा क्योंकि जामुन रस जमुनी रंग का होता है। फिर यह नदी मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करती हुई कुरु प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और इसमें से जामुनंद स्वर्ण प्रकट होता है। हालांकि उस जामुन रस की नदी से स्वर्ण कैसे प्रकट होगा, इसके लिए हम सबसे पहले मेरु पर्वत की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। मेरु का संस्कृत में अर्थ होता है उच्च उन्नत। इंग्लिश में माउंटेन पीक अर्थात पर्वत शिखर। इसके अन्य अर्थ भी है, जैसे उच्चतम बिंदु या फिर माला के सबसे बड़े मनके को मेरु कहा जाता है। यानी ऐसा माने तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसका मतलब इस समय का माउंट एवरेस्ट उस समय में मेरु पर्वत कहा जाता था। सबूत के अनुसार माने तो भीष्म पर्व में ही बताया गया है कि मेरु पर्वत के दक्षिण में जम्बूद्वीप का भारतवर्ष है, उत्तर में कुरुवर्ष है,
पूर्व में भद्राश्व वर्ष है तथा पश्चिमी क्षेत्र में केतुमाल वर्ष है। माउंट एवरेस्ट को मेरू पर्वत माने तो यह सबसे ऊंचा है और दक्षिण में भारतवर्ष भी है, जो कि सही है। उत्तर में कुरुवर्ष मतलब आज का तिब्बत, लेकिन कैसे माने कि आज का तिब्बत ही कुरुवर्ष है, जहां से जामुन के रस की नदी बहती है। तो संजय कुरु वर्ष के बारे में बताते हैं कि यहाँ के लोग जामुनन सोने से बने आभूषण देवताओं को पहनाते हैं तथा वे लोग जो आभूषण पहनते हैं वो इंद्रगोप की तरह लाल रंग के दिखाई देते हैं। इंद्रगोप एक लाल रंग के कार्नेलियन पत्थर से बने कीमती रत्न आभूषण है, जिसका उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग भी करते थे, जिसका निर्यात अन्य देशों में भी करते थे। आगे संजय बताते हैं कि उत्तर कुरु वर्ष के लोगों का रंग उगते सूर्य के रंग की तरह लाल है। इस तरह हम तिब्बत के लोगों में इन समानताओं को देखते हैं। तिब्बत के लोग लाल इंद्रगोप की तरह लाल रंग के मनकों से बने आभूषण पहनते हैं और उनके चेहरों का रंग भी उगते सूर्य की तरह लाल होता है। आगे संजय बताते हैं, कुरु वर्ष में एक ऐसा पक्षी पाया जाता है जिसे भारुंड कहा जाता है और यह पक्षी मरे हुए लोगों को उठाकर ले जाता है। इस भारुंड नाम के पक्षी की पहचान यह है कि उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग दिखाई देती है। इस तरह आज भी तिब्बत में भारुंड पक्षी, जो गिद्ध के नाम से जाना जाता है, जो अब भी मरे हुए लोगों को उठाकर ले जाता है। मान्यताओं के अनुसार तिब्बत के लोग आज भी मरे हुए व्यक्ति के शरीर को गिद्धों को खिला देते हैं या गिद्ध उठाकर ले जाते हैं। यह उनकी अंतिम संस्कार की एक विधि होती है। इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि तिब्बत ही उत्तर कुरु वर्ष है और माउंट एवरेस्ट ही मेरू पर्वत है, और मेरू पर्वत की पूर्व में भद्राश्व वर्ष जो चीन का क्षेत्र है तथा पश्चिमी क्षेत्र केतुमाल वर्ष है। तो अब हम यह समझते हैं कि उत्तर कुरु वर्ष तिब्बत में बहने वाली कौन सी नदी है जो मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए निकलती है। तो ऐसी एक ही नदी है जिसका नाम है यारलुंग सांगपो, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, परंतु इसका नाम कहीं भी जम्बू नदी देखने को नहीं मिलता। चीन में भी इसे यारलुंग सांगपो ही कहते हैं, किंतु यह नाम चीन की भाषा का अंग्रेजी अनुवाद है। चीनी भाषा में इस नदी का नाम यारलुंग जंगबो है, जो जम्बू नदी से मिलता है। चीनी भाषा में जंगबो का अर्थ नदी होता है और यारलुंग जंगबो का अर्थ है पहाड़ों से नीचे की ओर बहता सफेद पानी। हम फिर से संजय की बातों पर ध्यान देते हैं तो नदी को जन्म देने वाला ग्लेशियर होता है और जब भूस्खलन होता है तो उसमें से धमाके की आवाज आती है और बर्फ का सफेद प्रवाह होता है। ऐसा लगता है कोई रजत नदी बह रही हो। संजय ने इसको जामुन का रजत रस बताते हैं, जो हिम के पाने की ओर संकेत करता है, और जो जामुन बताए गए हैं वो हिम ग्लेशियर की ओर संकेत करते हैं। परंतु संजय ने तो स्वर्ण का भी उल्लेख किया है। इसको भी सिद्ध करे तो ग्लेशियर में भूस्खलन के बाद कई कीमती धातु भी बह जाते हैं, वो नदी के प्रवाह में मिलती है तथा ब्रह्मपुत्र के आसपास भी इससे सोना पाया जाता है। और जिस तिब्बत क्षेत्र से यारलुंग सांगपो नदी जाती है वहां सोना पाया जाता है, जिसका चीन द्वारा उपयोग किया जाता है, परंतु तिब्बत के लोग इसका विरोध करते हैं। माने तो जम्बू द्वीप का नाम जम्बू नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र के नाम पर पड़ा है। जम्बू द्वीप यानी वह द्वीप जहां सबसे अधिक नदियां पाई जाती है, और वह स्थान एशिया में जम्बू द्वीप अर्थात भारतवर्ष पड़ा। परंतु कुछ इतिहासकार मानते हैं इस द्वीप पर जामुन के वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। महाराज सगर के पुत्रों के पृथ्वी को खोदने से जम्बू द्वीप में 8 उपद्वीप बन गए थे, जिनके नाम हैं स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमनक, मंदहरिण, पांचजन्य, सिंहल तथा लंका। जम्बू द्वीप के वर्ष इलावृत वर्ष के मध्य में ही मर्यादा पर्वत सुमेरु स्थित है। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य वर्षों का वर्णन इस प्रकार है।
भद्राष्ट्र वर्ष में धर्मराज के पुत्र भद्रश्रवा का राज्य है। वहां पर भगवान हयग्रीव की पूजा होती है। हरिवर्ष में दैत्य कुलभूषण भक्तवर प्रहलाद जी रहते हैं। वहां पर भगवान नृसिंह की पूजा होती है। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी संवत्सर नाम के प्रजापति के पुत्र तथा कन्याओं के साथ भगवान कामदेव की आराधना करती हैं। रमैक वर्ष के अधिपति मनु जी हैं। वहां पर भगवान मत्स्य की पूजा होती है। हिरण्यमय वर्ष के अधिपति अर्यमा हैं। वहां पर भगवान कच्छप की पूजा होती है।